आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन x प्लस वाई होल पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें ये बताना है कि x प्लस वाई होल पावर n का जब एक्सपेंशन किया जाएगा तो इसमें जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज होंगे दैट मीन्स n से 0 से लेके n से n तक उनमें से न्यूमेरिकली कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू किस बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी, आपको यही बताना है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मीन्स greatest binomial coefficient means coefficient of middle term in x plus y whole power n where n belongs to natural number। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग के पास है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। मैंने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि आप लेफ्ट से देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x लिखा है और राइट से आप देख सकते हैं, जो एंड से आप देख सकते हैं वो वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर मैंने रखा है। जब आप इस पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो इसी पैटर्न को जब आप बाइनोमियल थ्योरम इस पर यूज करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट इसी पैटर्न में आपको मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टोटल टर्म्स यहाँ पे 4 है और जब टोटल टर्म्स 4 होंगे दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ऐसे केस में दो मिडिल टर्म्स होते हैं। तो पहला मिडिल टर्म्स हमारे पास आ जाएगा दिस एंड सेकेंड मिडिल टर्म्स हमारे पास ही आ जाएगा। और इन दोनों मिडिल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा और यहाँ पे 3 आ रहा और यहाँ पे 3 आ रहा और यहाँ पे 1 आ रहा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 3 और 3 दोनों प्लेस पे जो मिडिल टर्म्स वाले टर्म्स हैं उन्हीं की कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटेस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो ऐसे में दो मिडिल टर्म्स होंगे और जो मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। और जब दो मिडिल टर्म्स होंगे ऐसे में दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, दो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 आ रहा। वैसे भी आप पास्कल ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे तो पास्कल ट्रायंगल में भी जो भी मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट आते हैं वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिल जाएगी पास्कल ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो। एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन x प्लस 3y होल पावर 5। अब आपको इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि इस बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल टर्म्स इन x प्लस 3y होल पावर 5 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 और इसको मैंने n कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n आ रहा है इसका नेचर क्या है, इवन। और जब किसी भी ऑब्जर्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो ऐसे में मिडिल टर्म की अगर मैं बात करूं तो मिडिल टर्म हमारे पास आ जाएगा n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ये मेरे पास फार्मूला है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मिडिल टर्म्स जो मेरे पास होगा n is 6 तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म एंड n/2 दैट मीन्स 3 + 1 4 फोर्थ टर्म। तो अब यहाँ से इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि ये जो आपका बाइनोमियल दे रखा है इस बाइनोमियल के दो मिडिल टर्म्स होंगे और मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकली वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो आप क्या करोगे,
थर्ड टर्म्स का कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें, आर फोर्थ टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें, और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा और वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड टर्म्स T3। तो T3 की अगर वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं लिखूंगा T2 + 1 हेयर R is 2। तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा NCR, यहाँ पे जनरल टर्म्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको पता है TR + 1 = NCR x⁻n - r × y⁻r। इसकी हेल्प से हम लोग TR + 1 दैट मीन्स T3 कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा n, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है उसमें n की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 5c2 x⁻n - r 5 - 2 × y is 3y होल पावर 2। तो मेरे पास अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c2 आ रहा है, ये 5c2 आ रहा है, और यही आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। देयरफॉर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट = 5c2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चाहें तो T4 भी कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे T3 मैंने कैलकुलेट किया है, T4 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो जो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो भी इसी के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं अगर T4 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये भी एक मिडिल टर्म्स था इसका, तो इसको आप लिखेंगे T3 + 1 हेयर R is 3, फार्मूला यूज हो जाएगा NCR NC3 एंड x⁻5 - 3 × y is 3y⁻3। अब इस एक्सपेंशन, अब इस T4 में अगर आप देखें तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास 5c3 है, तो यहाँ से ये 5c3 जो होगा ये भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, और इसकी वैल्यू दोनों आपस में सेम होगी, क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि NCR = NCn - r। दैट मीन्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है वो 5c3 है, और 5c3 को मैं लिख सकता हूँ 5 - 3 दैट मीन्स 5c2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से थर्ड टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट था वही सेम बाइनोमियल कोफिशिएंट T4 में आ रहा, दैट मीन्स 4 टर्म्स में आ रहा, और दोनों ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5c2 में लिखूँ या 5c3 में लिखूँ, एक्चुअल में दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, तो दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये अगला पॉइंट आपका आता है, to find numerically greatest term in the expansion of x + a to the power n where n belongs to natural number। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। x + a होल पावर n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है? तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग यही होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, x + a होल पावर n को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके टर्म्स में जितने भी, उसके एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स आएंगे, हर टर्म्स की वैल्यू में सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू किस टर्म्स की होगी आपको ये बताना होगा। और इस क्वेश्चन में x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज आपको दिया रहेगा। सपोज दैट x की वैल्यू 2 दे रखा है, x की वैल्यू 3 दे रखा है। क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएगा, इफ x = a देन फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a होल पावर n। तो यहाँ पर ऐसे में हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे एक्सपेंड करना होगा, और एक्सपेंड करके x की जो पर्टिकुलर वैल्यूज दिया होगा उस वैल्यू को आपको उसमें पुट करना होगा, और x की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद सारे टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा टर्म्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले रहा। बट अगर ऐसा आप करेंगे तो कैलकुलेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट TR + 1 इज अ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ये हम लोगों ने एज्यूम किया। अब यहाँ पे एज्यूम इस तरीके से करेंगे, TR + 1 इज ग्रेटर R = TR। ये R एक टर्म है, R + 1 एक टर्म है, और ये R एक टर्म्स है। तो इसमें मैंने एज्यूम कर लिया कि जो TR + 1 एक टर्म होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए TR + 1 हमें इस बाइनोमियल के लिए कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, NCR x⁻n - r × a दैट मीन्स y⁻r इज ग्रेटर R = TR। तो TR यहाँ पे है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं TR = TR - 1 + 1।
क्योंकि हमें फॉर्मेट इसके लिए पता है, इसके लिए तो पता नहीं है, तो टी आर को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे टी आर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आर का जो वैल्यू होगा वो आर माइनस वन हो जाएगा। दैट मीन्स एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर, तो ये बन जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू सेकेंड टर्म इज ए, तो ए टू द पावर आर माइनस वन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को एक्सपेंड करते हैं, तो एन सी आर को आप लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको फार्मूले में एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा एन फैक्टोरियल आर इज आर माइनस वन एंड एन माइनस आर, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर एन माइनस आर को मैं अलग कर लेता हूँ और प्लस वन दे रखा है तो इंटू एक्स लिख सकते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर माइनस वन, ये मैंने इसके प्लेस पे लिखा। अब इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स का कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। एक तो आपका एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस आर ये कैंसिल हो जाएगा एंड ए टू द पावर आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स फैक्टोरियल से रिलेटेड हमारे पास बचेंगे, इसको लिख लेते हैं, वन अपान आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को शिफ्ट करके हम लोग कुछ टर्म्स को कैंसिलेशन करना चाहेंगे, वन अपान आर फैक्टोरियल। अब देखिए इस आर फैक्टोरियल को अगर वन टर्म्स में इसके नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ तो हमारे पास आर माइनस वन आ जाएगा, तो आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर माइनस वन फैक्टोरियल। और एक्चुअल में आर माइनस वन यहाँ पे यूज हो रहा, तो हम लोग यहीं पे इसको फैक्टोरियल लगा के इसको रोक देंगे। और यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो एन माइनस आर माइनस वन आ जाएगा, जो कि इधर मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका एक नेक्स्ट टर्म मैं आगे की तरफ बढ़ा के लिखता हूँ तो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, ये पहला टर्म आएगा, और जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इससे वन लेस होगा, दैट मीन्स एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए टू द पावर माइनस वन आर माइनस वन, और यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा, और ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ये तो रहेगा ही रहेगा, जो इसका अगला फैक्टर होगा वो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, r माइनस वन एंड n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल वाले सारे टर्म्स रिमूव हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, और इस ए को नीचे ले जाएंगे तो एक्स अपान ए हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा a इंटू एन माइनस आर प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू आर एक्स। एक्चुअल में मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा a n माइनस ए आर प्लस ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू आर इंटू एक्स। नेक्स्ट r को कलेक्ट कर लें, तो r को वन साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन प्लस ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू आर एक्स प्लस ए आर। एक्चुअली मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, ये आ जाएगा n प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू आर। की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा r के डायरेक्शन में लेस आर इक्वल टू का सिंबल लगा है, तो लेस आर इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस ए। आर मेरे पास आ गया। तो अब इस आर से आर की वैल्यू हमको पता है कि आर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, आर की वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। बट क्वेश्चन में अगर आर की वैल्यू नेगेटिव दे रखा है, आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन में, तो आर नेगेटिव भी आ सकता है। और ए की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नेगेटिव दे रखा है तो भी आर आपका नेगेटिव हो सकता है। बट आर को ऑलवेज पॉजिटिव मुझे कंसीडर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसको मैं लिखूँगा आर इज़ लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन अपान ए से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, या ए से मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा एक्स वन प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, और एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई ए। अब एन तो ऑलवेज नेचुरल नंबर है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट ये एक्स एंड ए ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं।
बट आर को आपको ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है, इसलिए इस टर्म्स को आपको नेगेटिव कभी नहीं होने देना है। दैट मीन्स 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे इसको हम लोग मॉड लगा देंगे, क्योंकि जो टर्म्स मुझे कैलकुलेट करना है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कंसीडर करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव साइन के साथ हो या नेगेटिव साइन के साथ हो, ये आपको कंसीडर नहीं करना होगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक इनइक्वालिटी सॉल्व किया। एज्यूम किया था कि r प्लस 1 टर्म्स ग्रेटर है r टर्म से, तो हम लोगों ने इस रिलेशन को सिंप्लीफाइड किया, और सिंप्लीफाइड करने के बाद फाइनली कंक्लूजन मेरे पास आया r इज लेस r इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x अपॉन a, वेयर r इज ग्रेटर r इक्वल टू 0, बिकॉज r इज पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे r की वैल्यू दो टाइप से आ सकती है। r आपका इंटीजर हो सकता है या फिर नॉन इंटीजर हो सकता है। अब देखिए r की वैल्यू हम लोग के पास आ चुकी है, r इज लेस r इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस a। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस वन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बाइनोमियल के पावर दिया रहेगा ओ एन की वैल्यू आ जाएगी, और क्वेश्चन में a के प्लेस पे जो कांस्टेंट दिया रहेगा उसकी वैल्यू रखेंगे, और x की वैल्यू जो प्रॉब्लम में गिवन होगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे r की न्यूमेरिकल वैल्यू टू टाइप से आ सकती है। तो पहला केस ये है, इफ़ r is non-integer। पहला केस, if r is non-integer, then greatest term, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, t r ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट यूज हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर r, इसको पढ़ते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज दैट यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर 2.1 लिखा है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 2 के इक्वल आ जाएगी। इसका जो नॉन डेसिमल जो डेसिमल वाला पार्ट है वो फिल्टर हो जाएगा, और डेसिमल के लेफ्ट में जो इंटीजर्स है वही इसका आंसर बनेगा। सपोज दैट यहाँ पे 0.9 आता है इस बॉक्स के अंदर, तो इस बॉक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वही इसका आंसर लिया जाएगा। तो यहाँ पर r के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है, क्योंकि r जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा t ग्रेटेस्ट इंटीजर r, और यहाँ पर ओनली 1 टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो इन केस r की वैल्यू अगर आपके पास नॉन इंटीजर आती है तो ऐसे में ग्रेटेस्ट टर्म की जो वैल्यू होगी t ग्रेटेस्ट इंटीजर r के इक्वल हो जाएगा। और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है। इसका मीनिंग यही होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर यहाँ पे रखी जाएगी, जो इसका आउटपुट आएगा वो ओनली इंटीजर पार्ट लिया जाएगा। और इंटीजर पार्ट नंबर का कौन सा पार्ट होता है, कोई भी नंबर अगर लिखिए तो उसमें यूज होने वाले डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर होता है वो इंटीजर है, और जो डेसिमल के राइट में नंबर होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू को लेता है, पूरी नंबर को लेता है, और डेसिमल वाले पार्ट को फिल्टर कर देता है। एंड सेकेंड केस की अगर बात करें, इफ़ r इज एन इंटीजर, r अगर इंटीजर आता है तो ऐसे में क्या होगा, देन ग्रेटेस्ट टर्म, जो ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास आएंगे वो 2 ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। एक तो r प्लस 1 एंड दूसरा होगा tr। एंड इन दिस केस tr प्लस 1 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो r टर्म्स के ग्रेटेस्ट वैल्यू के इक्वल होगा। तो किसी भी बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x, a एंड n की वैल्यू जो बाइनोमियल में दिया होगा उसकी हेल्प से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। r की जो वैल्यू मेरे पास होगी वो उसमें क्या करना होगा, आप दो कंडीशन बन सकती है। अगर r की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है तो ऐसे में ग्रेटेस्ट टर्म सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होगा, वो भी tr ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल होगा। और r की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो ऐसे में दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, और दोनों ग्रेटेस्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 होल पावर 9 वेयर x इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करके x की वैल्यू 3/2 रखते हैं, इसके एक्सपेंशन में x की वैल्यू 3/2 रखते हैं, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 10 आएंगे, और इन 10 टर्म्स में न्यूमेरिकली किस टर्म्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी और उस ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन बाइनोमियल दे रखा है उसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे।
गिवन 3x + 2 होल पावर 9। बट अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो x + a होल पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म मुझे कैलकुलेट करना था, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला सीखा है। तो अब x + a होल पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, r इज़ लेस आर इक्वल टू n + 1 अपान 1 + x अपान a मॉड। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ध्यान क्या रखना है, ये जो बाइनोमियल आपका दे रखा है और जिसके लिए हम लोगों ने r की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 3। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। दैट मीन्स ये जो आपका दे रखा होगा बाइनोमियल, उसको एग्जैक्टली x + a होल पावर n के फॉर्मेट में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 जब कॉमन होगा तो होल पावर 9 है, तो 3⁹ कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x। 3 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, x + 2/3 होल पावर 9। अब मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, 3⁹ को मैं बाहर रखूँगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, x की वैल्यू a हो जाएगी और a मेरे पास 2/3 हो जाएगा। इसको इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो x इज़ x एंड a इज़ 2/3 एंड n इज़ 9। देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला r इज़ लेस आर इक्वल टू n + 1, हेयर n इज़ 9, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x/a। x हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 3/2, x इज़ 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई a इज़ 2/3, तो ये बन जाएगा 3/2 मॉड। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, r इज़ लेस आर इक्वल टू 10 अपान 1 + 9/4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन r इज़ लेस आर इक्वल टू 40/13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं r इज़ नॉट इंटीजर, r इंटीजर नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज़ लेस आर इक्वल टू 3 + 1/13, दैट इज़ नॉट इंटीजर। तो r इंटीजर यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे केस में ओनली सिंगल टर्म्स होगा इसका ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म की अगर बात करें, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो हो जाएगा t ग्रेटेस्ट इंटीजर r। तो जब इसके इंटीजर पार्ट की बात करेंगे तो ये तो आपका डेसिमल पार्ट देगा, इंटीजर पार्ट यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास t3 हो जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बट इसके इंटीजर पार्ट की अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मुझे t3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और t3 ही इस बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट टर्म होगा, वेयर x = 3/2। तो यहाँ पे t3 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसको मैं लिखूँगा t2 + 1, हेयर r इज़ 2। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन 3x + 2, अब इसमें आप देखोगे यहाँ से यूज़ करना होगा आपको 3⁹ x + 2/3 होल पावर 9। तो ये देखिए 3⁹, ये तो सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई आएगा, तो 3⁹ आपको लिखना होगा और उसके बाद जो हमारे पास t3 आएगा उसमें भी 3⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3⁹ पहले लिख लिया। अब यहाँ पे t3 की वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे r + 1 टर्म का फार्मूला लगेगा, तो आ जाएगा NCR, हेयर n इज़ 9, C r इज़ 2, x to the power 7 इंटू y 2/3 पावर 2। तो यह आ जाएगा 3⁹ इंटू 4/9, 9c2। तो 9c2 को लिख सकते हैं 9 × 8 c2, दैट मीन्स 2 × 1 इंटू x to the power 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, तो क्या आ जाएगा 3⁹ इंटू 4, 9 कैंसिल आउट इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू x to the power 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3⁹ इंटू 16 इंटू x इज़ 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 raised to the power 7। तो ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, t3 आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आएगी और यही आपका आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है
कि जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। बट ध्यान आपको ये रखना है कि जब ये फार्मूला अप्लीकेबल तभी होता है जब बाइनोमियल x प्लस ए होल पावर n के एग्जैक्ट फॉर्मेट से मैच करे। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जो बाइनोमियल आपका दिया होगा उस बाइनोमियल को इस फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में हमने ट्रांसफर कर लिया, 3 टू द पावर 9 बाहर आ गया। फिर r की वैल्यू कैलकुलेट किया, r इज नॉट इंटीजर। तो r अगर इंटीजर आपके पास नहीं आता है तो ओनली 1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा जो कि t ग्रेटेस्ट इंटीजर r के इक्वल होगा। आर की वैल्यू मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को अगर छोड़ देंगे तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स T3 जो हमारा होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो T3 की वैल्यू हो जाएगी T2 प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 टू द पावर 9 सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा T3 की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी। और इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आर की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगा यानी टर्म्स जब डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा टर्म्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ऐसे में डायरेक्ट आप ये इस एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें x के प्लेस पे 3/2 रख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं यूज करके ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू निकालता हूँ, T3 में निकालता हूँ, तो मुझे 3 टू द पावर 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली उस टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो T3 है। तो इसका डायरेक्ट T3 कैलकुलेट कर लिया जाए, थर्ड टर्म कैलकुलेट कर लिया जाए और थर्ड टर्म्स में x की वैल्यू 3/2 पुट करके डायरेक्टली ग्रेटेस्ट टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इस क्वेश्चन में ये हो सकती है, सपोज दैट r की वैल्यू यहाँ पर ओनली 3 आती, दैट मीन्स इंटीजर आता। तो अगर ये इंटीजर आता तो इसके दो मिडिल टर्म्स होते, दो ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पे होते, एक तो TR और दूसरा TR प्लस 1। तो आप TR कैलकुलेट करते और TR प्लस 1 कैलकुलेट करते और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती। तो किसी एक की वैल्यू आप T3 कैलकुलेट करते या फिर T4 कैलकुलेट करते, दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होते तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती। और अगर R यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा तो ओनली 1 टर्म्स होगा, वो भी T ग्रेटेस्ट इंटीजर R के इक्वल।